द ग्रेट पॉलिटिकल सस्पेंस। 3 राज्यों में जिसमें बीजेपी जीती है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, करेंगे चर्चा। पर्यवेक्षकों के नाम के ऐलान के बाद क्या कुछ चल रहा है उस समीकरण को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए मेरे साथ 4 में 40 खबरें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, जनता से सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट मिला। विकसित भारत का निर्माण हर देशवासी की जिम्मेदारी। बीजेपी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का किया ऐलान। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 3-3 पर्यवेक्षक बनाए गए। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे। मध्य प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा का नाम आया, जबकि छत्तीसगढ़ में सर्बानंद सोनोवाल और अर्जुन मुंडा पर्यवेक्षक होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कल सुबह पहुंचेंगे पर्यवेक्षक। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। विधायक दल की बैठक के बाद शाम तक हो सकता है मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। छत्तीसगढ़ में भी कल हो सकती है विधायक दल की बैठक। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में पर्यवेक्षक बनाए गए दुष्यंत गौतम का एक बड़ा बयान सामने आया है। पर्यवेक्षक के ऐलान के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोनों नेताओं के बीच संसद भवन में मुलाकात हुई। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए। नवनिर्वाचित विधायक कल शपथ लेंगे। तेलंगाना के सीएम बनते ही काम में एक्शन में रेवंत रेड्डी। हैदराबाद के ज्योतिराव फुले प्रजा भवन में लगाया प्रजा दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निर्देश दिए। पटना में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। सीएम रेवंत के बिहारी डीए ने कुर्मी जाति पर टिप्पणी को लेकर यह पुतला दहन किया गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार के कारणों की समीक्षा करेगी कांग्रेस। दिल्ली में आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर बैठक। कल राजस्थान के चुनाव परिणामों को लेकर मंथन होगा। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज। देहरादून पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। बड़ी कतार में पीएम का वेलकम करते हुए लोग दिखे। पीएम मोदी देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। कई देशों के राजदूत और उद्योगपति भी इसमें शामिल थे। उत्तराखंड के निवेशक समिट में पीएम का मंत्र। कहा, विकसित भारत सभी की जिम्मेदारी। उत्तराखंड को 44 करोड़ की सौगात। अनंत संभावनाओं का राज्य है उत्तराखंड। एबीवीपी के अधिवेशन में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। बोले, एबीवीपी दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन। विद्यार्थी परिषद को बताया राष्ट्र के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया। मुंबई के बोरीवली इलाके में कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वीर सावरकर पर जो टिप्पणी की थी उसके खिलाफ यह गुस्सा जाहिर किया। 17 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद 24 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करें। दिल्ली के जंतर मंतर पर पेंशन धारकों का आमरण अनशन। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 75,000 रुपए करने की 7500 रुपए करने की मांग है। कहा, पीएम ने आश्वासन के बाद भी मुद्दे का हल नहीं निकाला। फिसल कर गिरे तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर। हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कल देर रात घर में पैर फिसलने से चोट लग गई। हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में केसीआर का इलाज अभी भी चल रहा है। पीएम मोदी ने दुख जताया है, जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। तेलंगाना आरटीसी ने जीवन रेड्डी मॉल को सीज कर लिया। मॉल पर करीब 7 करोड़ 23 लाख का बकाया था। बिजली विभाग ने 2.5 करोड़ का बिल बकाया होने की वजह से मॉल की बिजली काट दी। बड़ी अपडेट आ रही है, वो हम आपको बता दें। बड़ी खबर यह कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। लोकसभा से महुआ को बाहर किया गया है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में यह एक्शन हुआ है। एथिक्स कमेटी की सिफारिश मंजूर की गई है। महुआ ने यह कहा है कि विपक्ष को दबाने की साजिश है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। टीएमसी की जो सांसद हैं, ये सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं, महुआ मोइत्रा। अब इनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। एथिक्स कमेटी ने सिफारिश की थी। मामला चल रहा था कि इन्होंने कैश फॉर क्वेरी मतलब कि पैसे लेकर और संसद में सवाल पूछे थे और तब उसकी जांच बिठाई गई और अब
एथिक्स कमेटी ने सिफारिश की थी कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द की जाए। सदस्यता रद्द कर दी गई है और तब उस पर प्रतिक्रिया आई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की। उन्होंने ये कहा कि ये विपक्ष को दबाने की कोशिश है। क्या कहा महुआ ने, पूरा आपको सुना देते हैं। This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो आप महुआ मोइत्रा को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। एक बार फिर से सुनाते हैं आपको कि क्या गुस्सा निकला महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने के बाद। This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो महुआ मोइत्रा का यह बयान है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर एंड। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। खबर को विस्तार देने के लिए अंकित गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, सबसे पहले तो ये बताइए कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता क्या अब हमेशा के लिए रद्द हो गई है? अब वो कभी सदन में लौट कर नहीं आएंगे शीतकालीन सत्र के बाद भी? देखिए, ये जो लोकसभा, जो मौजूदा लोकसभा है जिसका कार्यकाल जो है ये अप्रैल मई महीने तक है, क्योंकि उसके बाद में लोकसभा चुनाव होने हैं, इस पूरे टर्म के लिए ये सदस्यता रद्द हो गई है। लेकिन अगर हम सत्र के हिसाब से बात करें तो ये अभी जो मौजूदा शीत सत्र चल रहा है, इसके बाद में एक इंटरिम बजट के लिए एक सत्र बुलाया जाएगा जो कि कुछ दिनों का होगा। तो फिलहाल महुआ मोइत्रा जो अगले जो अभी का जो सत्र है और जो अगला सत्र बुलाया जाएगा इंटरिम बजट के लिए, उन दोनों सत्रों में हिस्सा नहीं ले पाएंगी क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। लेकिन ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से है जो उनके ऊपर आरोप लगा था, जो कि मामला एथिक्स कमेटी में गया था और एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो लोकसभा के स्पीकर को दी थी उसमें ये कहा था कि आरोप सही पाए गए हैं। और आरोप क्या थे? आरोप ये थे कि महुआ मोइत्रा ने जो दर्शन हीरानंदानी है, जो कि एक व्यापारी हैं जो दुबई में रहते हैं, उनको अपना लोकसभा का जो सांसद का लॉगिन होता है जिसके आधार पर वो प्रश्न पूछते हैं, उस लॉगिन आईडी और उसका पासवर्ड दे दिया था विदेश में बैठे एक व्यक्ति को, और वो अपने जो हित साधने के लिए सवाल पूछ रहा था और उसके एवज में महुआ मोइत्रा को गिफ्ट दे रहा था। जी, उसके बाद ये पूरी कमेटी बिठाई गई, जांच कमेटी, और अब संसद सदस्यता महुआ मोइत्रा की रद्द कर दी गई है। ये एक बड़ी पॉलिटिकल खबर हमने बताई। लेकिन दूसरी ओर भारत की राजनीति में चल रहा है कि आखिरकार जिन राज्यों में बीजेपी जीती है उनमें सीएम कौन होगा। द ग्रेट पॉलिटिकल सस्पेंस अब हम आपको आगे दिखाएंगे। हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एबीपी न्यूज को पक्की खबर लगी। चेहरा अनेक, नाम एक, मोदी ने कर दिया सेट। मोदी जी की उपस्थिति, मोदी जी का नेतृत्व सबसे भारी है। सीएम फेस करेगा हैरान, किससे मिल रही कमान। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, उसके होने के बाद सारा होगा। किस चेहरे का चांस, नाम जानिए इन एडवांस। जो केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी, संसदीय बोर्ड तय करेगा, वही सीएम का चेहरा होगा। कि विधायक दल की बैठक होगी, उस दिन मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। द ग्रेट पॉलिटिकल सस्पेंस कब तक चलता है? क्या ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। 3 राज्यों की कमान को लेकर बीते 5 दिनों से सियासी किचकिच चल रही है। उस पर विराम लगने का अब वक्त आ गया है, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंकाने वाला फैसला किया। मोदी ने जो नाम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए सेलेक्ट किए हैं, उसमें अभी 24 घंटे का सस्पेंस है। और भी सस्पेंस हो सकता है, मगर एबीपी न्यूज के ग्राउंड रिपोर्टर्स के पास जो पक्की खबर है वो आपको चौंका देगी। कैसे? तो थोड़ा इंतजार कीजिए। उससे पहले हमारे ग्राउंड के सहयोगियों से मिले हम आपको रूबरू करवाते हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास से हमारे साथ मौजूद हैं नीरज पांडे, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो दिल्ली की हर हलचल के बारे में हमको बताएंगे। दिल्ली में ही मौजूद है अंकित गुप्ता, जिनसे जानेंगे नए चेहरे को लेकर बीजेपी का प्लान क्या है। भोपाल लिए चलेंगे आपको हमारे साथ
ब्रजेश राजपूत, जो बताएंगे कि हिंदुस्तान के दिल में आखिर किसके नाम की चर्चा हो रही है। और जयपुर से जुड़ेंगे अभिषेक उपाध्याय, जो बताएंगे राजस्थान में किसके राज तिलक की हो रही है तैयारी। आप सभी को बताएंगे कि कैसे ये पॉलिटिकल सस्पेंस से पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है। उससे पहले आज की एक बड़ी खबर वो जान लीजिए। बड़ी खबर है कि 3 राज्यों में कल ही सीएम का ऐलान संभव है। कल शाम तक हो सकती है सीएम के फेस की घोषणा। कल ही होगी विधायक दल की बैठक। 3 राज्यों में कल ही पर्यवेक्षक पहुंचेंगे। राजस्थान को लीड करेंगे राजनाथ सिंह। मध्य प्रदेश के केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर बने हैं। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी अर्जुन मुंडा को मिली है। हर केंद्रीय पर्यवेक्षक के साथ 2 सह पर्यवेक्षक भी होंगे और उसके बाद विधायक दल की मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद यह तय किया जाएगा कि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से पर्यवेक्षक होंगे जिनका नाम अभी सामने आया है 3 राज्यों के लिए। देख लीजिए, राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे का नाम सामने आया है। अब अगला राज्य आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा का नाम दिया गया है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से। अगला राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा और दुष्यंत गौतम, यही लोग मिलकर तय करेंगे कि अगला क्या है सीएम का नाम और क्या होगा फेस। अब आपको आगे बढ़ते हुए दुष्यंत गौतम ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है। क्या कहा है उन्हें पर्यवेक्षक बनाए जाने पर, वो सुनाते हैं आपको। आकलन की प्रक्रिया हमारे यहाँ एक ही है, वो है सभी विधायकों से राय ली जाएगी। जिन पे सहमति बनेगी उस राय को केंद्र को अवगत कराया जाएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और जिस पर वो मोहर लगाएंगे उसकी घोषणा की जाएगी। बड़ा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसके हेड है, तो वो सभी मिलकर घोषणा करते हैं। सभी मतलब चर्चा करते हैं कि हमें पार्टी को जो हमारे आदर्श हैं उन पर तक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो अभी भी ये सस्पेंस बरकरार है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन कुछ जो संभावनाएं हैं, कुछ जो नाम हैं, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि नए चेहरे को भी चांस दिया जा सकता है क्या। अगर नए चेहरे होंगे तो कौन कौन से होंगे। अब देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रमन सिंह भी पहले रह चुके हैं और वसुंधरा राजे भी रह चुकी हैं। ये तीनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब इनकी जगह पर नए चेहरों को चांस दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आगे चल रहा है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अब पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब जो नए चेहरे छत्तीसगढ़ में, जिनका 2 नाम सबसे आगे है, रेणुका सिंह का नाम आ रहा है और हो सकता है कि ओपी चौधरी भी मुख्यमंत्री बना दिए जाए, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। अगला राज्य राजस्थान का गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव का नाम भी चल रहा है। पहले हमने आपको पुराने जो चेहरे दिखाए और अब हमने आपको नए चेहरे दिखाए। तो अब हम लिए चलते हैं आपको नीरज पांडे के पास। सबसे पहले तो छोटा रखिएगा, एक शॉर्ट नोट बताइए कि चेहरे पुराने होंगे या नए होंगे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, अभी सिर्फ कयासबाजी है। विवेक नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी मंथन लगातार जारी है और तस्वीर तब साफ होगी जब विधायक दल की बैठक होगी। विधायक क्या चुनते हैं, किसको चुनते हैं, क्योंकि 1 या 2 नाम रखे जाएंगे विधायकों के सामने और उस समय विधायकों की जो प्रतिक्रिया होगी, विधायकों का की जो राय होगी, उसी पर उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। अभिषेक उपाध्याय, अगर पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को मौका अगर मिलता है तो क्या पैमाना हो सकता है। देखिए, पैमाना बहुत ही क्लियर है। एक पैमाना तो साल 2024 के मद्देनज़र कौन वहाँ सुटेबल होगा, ये पैमाना होगा। दूसरा पैमाना होगा कि पुराना बैगेज ना हो, और ये पुराना बैगेज ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो। पुराना बैगेज ना होने का मतलब ये कि फ्रेश चेहरा आने की सूरत में जिस तरह से यहाँ इक्वेशन होंगे वो हो सकता है 24 के लिए ज़्यादा मुफीद है। इसीलिए कहा जा रहा है कि फैसला थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन ये भी बात है कि हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है अपने फैसले से। ब्रजेश राजपूत, विधायक दल की बैठक अगर होती है तो आपको क्या लगता है कि ये बैठक शांत रहेगी या फिर अंदर ही अंदर बवाल होगा उसमें। देखिए, विधायक दल की बैठक, ये मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री को तो चुनना है, मगर कोई नया नाम आता तो वो उस मुख्यमंत्री को हटाया भी जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर को भेजा गया है, जो खुद मुख्यमंत्री हैं, आरएसएस के पुराने नेता रहे हैं। तो यहाँ सबसे प्रभावशाली पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश में भेजा गया है, यानी कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा फैसला होगा, एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है और इसीलिए ये 3-3 पर्यवेक्षक बनाए गए। अंकित गुप्ता, आपसे अगला सवाल मेरा और आखिरी सवाल ये छोटा रखिएगा कि 3-3 पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं, इस पर आपका क्या विश्लेषण, आप क्या सोचते हैं? देखिए, साफ तौर पर जो ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री है, उसके अलावा संगठन से जुड़े हुए जो वो पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं वो हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये तीनों ही मिलकर के आपसी सामंजस्य के साथ में विधायकों के बीच जाएंगे और उनका जो फैसला होगा उसके बारे में आला कमान को अवगत करवाएंगे और आला कमान के फैसले के बारे में वहां अनाउंस करेंगे, यानी कि सीएम का चेहरा का अनाउंसमेंट करेंगे ये पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में। जी, तो ये भी काफी अहम जानकारी दे रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है मध्य प्रदेश आपको लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सीएम के लिए नए नाम की चर्चा अभी भी जोरों पर चल रही है। नए नाम की चर्चा जोरों पर है सीएम के लिए। कल जो है वो केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ अब उनकी मीटिंग होगी, जो नए पर्यवेक्षक नाम तय किए गए उनके साथ मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद नाम को फाइनल किया जा सकता है, नया नाम भी सामने आ सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान पर भी अभी केंद्र को पूरा भरोसा है। नीरज पांडे, क्या होने वाला है, क्या कयास लगाया जाए? शिवराज सिंह चौहान पर अभी भी भरोसा कायम है कि नया चेहरा होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो चल रहा है, लेकिन वो कह चुके हैं कि मैं सीएम रेस से बाहर हूं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत सीनियर लीडर हैं, लगातार लंबे समय से 19 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत लंबा अनुभव है। कहने का ये कह सकते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर उनको इग्नोर नहीं करेगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनको सेटल भी करती है तो बहुत अच्छी जगह उनको रिप्लेस करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में परंपरा रही है कि अपने जो सीनियर और कह सकते हैं कि जिनकी समझ बहुत अच्छी हो, जिन राजनीतिज्ञों की, उनके जो पोटेंशियल को व्यर्थ नहीं जाने देती, उनका उपयोग करती है। तो अगर नया चेहरा देती भी है भारतीय जनता पार्टी तो उनका बहुत सम्मान रखा जाएगा और निश्चित रूप में उनकी सोच का भी और उनकी राय का भी यहाँ पे सम्मान रखा जाए। तो एक बात तो ये तय है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी अब नए फेज में जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग ये है कि पुराने और नए दोनों चेहरों को कॉकटेल बना के आगने वाले 10 या 20 साल के लिए प्लान किया जाए, ताकि कुछ नई लीडरशिप को क्रिएट किया जाए और लंबे समय तक राजनीति की जा सके। क्योंकि निश्चित रूप में आने वाले समय में आपको कुछ लीडरशिप देनी पड़ेगी, कुछ नए चेहरे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये राजनीति का खेल बहुत लंबा सोच रही है बीजेपी। 5 साल के लिए नहीं सोच रही है, वो आने वाले 20-25 सालों के लिए शायद सोच रही है, इसलिए वो कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो नए चेहरे को चांस क्यों दिया जाए? शिवराज सिंह चौहान, ये केंद्र में इनकी जरूरत है मध्य प्रदेश के लिए। ये तो पुराने चेहरे हो गए, अब हम आगे बताएंगे आपको कि नए चेहरे के चांस क्यों। ये छत्तीसगढ़ के लिए जो रमन सिंह है वो आदिवासी और पिछड़ों को मौका देना है, इसके लिए भी हो सकता है कि जो नए मुख्यमंत्री या नए चेहरे को मौका दे दिया जाए। राजस्थान में वसुंधरा राजे हैं, अब इनके बागी तेवर को क्या नापसंद कर रही है बीजेपी, इसलिए भी हो सकता है कि किसी नए नाम को मौका दे दिया जाए। अंकित गुप्ता, यही कारण रहने वाले हैं क्या कि पूरे सारे पुराने रिकॉर्ड्स बीजेपी ने अपने पास रखे हुए हैं और उसके आधार पर फैसला होगा? वो सारे पुराने रिकॉर्ड्स अब की बार के फैसले को प्रभावित करेंगे? निश्चित तौर पर करेंगे। और देखिए, बीजेपी के आला कमान ने जो साफ तौर पर जो जिन नामों पर चर्चा शुरू की है, हालांकि कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में तय होगा, लेकिन अंदर खाने खबर यह भी मिल रही है कि जो कुछ अहम नाम है उन पर चर्चा पहले ही शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके बीच में जो बैठक हुई है उनमें कुछ नामों पर चर्चा हुई है और फाइनल मोहर लगना बाकी है। अब यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है? जिस चीज पर सबसे ज्यादा विचार किया जा रहा है वो यही है कि अभी का तो चुनाव हो गया। अगर शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, वसुंधरा राजे की बात की जाए या रमन सिंह जो पहले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रह चुके हैं, उनका एक टेन्योर, अपना लंबा टेन्योर रह चुका है। लेकिन जिस बात का जिक्र नीरज कर रहे थे और कुछ देर पहले अभिषेक कर रहे थे कि अब यहां से जो बीजेपी की जो लीडरशिप है वो ये देख रही है कि अगले जो चुनाव है 2024 का, वहां पर कौन जिताएगा और जो आगामी उसके बाद में चुनाव होंगे
वहां पर ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो एक भरोसेमंद चेहरा हो। देखिए वसुंधरा राजे ने राजस्थान में जो है कई वर्षों तक मुख्यमंत्री नहीं है, शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री रहे, तो अब नए लीडरशिप को ग्रूम करने की कोशिश की जा रही है। और जो लंबे रेस का घोड़ा होगा उसी को शायद मौका दिया जाएगा, यही सोच रही है बीजेपी, इसलिए इतना वक्त भी लगा है। अपडेट आपको देते रहेंगे, खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में सीएम को लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस है। वसुंधरा के मुख्यमंत्री बनने पर अब शोर कम हो गया है, किसी नए चेहरे को कमान देने की संभावना बढ़ गई है। चेहरे को लेकर असमंजस दूर करने के लिए राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। कल होने वाली मीटिंग के बाद नाम सामने आ सकता है सीएम का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कि आखिरकार राजनाथ सिंह को ही क्यों बनाया गया है पर्यवेक्षक, उसकी जानकारी आप ले लीजिए, क्योंकि क्षत्रिय समाज में इनकी बहुत अच्छी पहुंच है। राजस्थान में फिलहाल माहौल बहुत अलग चल रहा है, यह संभावना भी है। करणी सेना के प्रमुख के मर्डर के बाद माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया, उसको भी संभालना है। मूड माहौल भापेंगे और तब ये नए चेहरे की तलाश करेंगे कि किसको दी जाए कमान। और 24 के लिए प्रभावकारी सीएम भी चुनना है ताकि आगे की रणनीति तैयार की जाए। राज्य में अधिकतम सीटें देने वाले का चयन करेंगे कि वैसा चेहरा हो जो अगले चुनाव में उनको फायदा दे, ज्यादा सीटें जितवाए। समझौते में माहिर हैं और बगावत को ये खत्म कराएंगे, ये बात भी है, क्योंकि अंदर खाने जो राजनीति चलेगी वो भी तो शांत करनी जरूरी है। स्थानीय समीकरण साधते हुए किसी एक नाम पर ये मुहर लगाएंगे राजनाथ सिंह। अभिषेक उपाध्याय राजस्थान में बहुत दिनों से हैं, बहुत समझते हैं राजस्थान की राजनीति। एक बार आप भी बताइए अभिषेक कि आखिर राजनाथ सिंह ही क्यों? देखिए राजनाथ सिंह के आने का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर आप ये सोचिए कि जो मुख्यमंत्री की यहाँ पर रेस है उसमें नाम कौन है, उसमें नाम वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया के यहाँ पर होने का मतलब है वो और उनके साथ के जो तमाम उनके समर्थक विधायक हैं वो उनके साथ के इन सारी चीज़ों को अगर आप कहिए कि सूझबूझ के साथ में कोई हैंडल कर सकता है तो राजनाथ सिंह का एक ऐसा नाम है जो कि एक सर्वमान्य फैसला कराने में बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर बातें सामने आई थी कि 70 विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ हैं, उनके यहाँ विधायकों का आना जाना, शक्ति प्रदर्शन, ये तमाम सारी बातें सामने आई थी। तो ऐसे में ये एक चैलेंज है, पार्टी के सामने एक चुनौती है कि एक सर्वमान्य यानी कि सबकी सहमति के साथ में एक कैसे नेता विधायक दल को चुना जाए। और वसुंधरा राजे की एक जो चुनौती है, जो तमाम विधायक मुखर होकर के बात कर रहे थे अभी तक, इन सब को देखते हुए राजनाथ सिंह के होने से इस बात की संभावना है कि इसको बहुत ही एमिकेबली जिसे कहते हैं शांति के साथ में सुलझा लिया जाएगा। इसीलिए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा नाम चुना है कि ये सब किसी को भरोसे में ले और पार्टी के अंदर बगावत ना हो, ये भी एक अहम कारण है। द ग्रेट पॉलिटिकल सस्पेंस जारी है। मध्य प्रदेश का फाइनल चेहरा कौन होगा ये वो 24 घंटे के बाद ही पता चल पाएगा, मगर कुछ विधायकों के दिल में क्या है वो आपको सुना देते हैं। पार्टी निर्णय करेगी, वो मुख्यमंत्री रहेंगे हमारी पार्टी के। नहीं, कहीं पैच नहीं फंसा हुआ है, ऑब्जर्वर पार्टी ने नियुक्त कर दिए और जल्दी नए मुख्यमंत्री तय हो जाएंगे। जो पार्टी जिसको भी निर्णय देगी वो मुख्यमंत्री रहेगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो सामूहिक निर्णय होता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता निर्णय कर देंगे, वरिष्ठ नेतृत्व निर्णय कर देंगे, वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। एक आम कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है। बाहर किसको मुख्यमंत्री देखना चाहिए था? भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व करेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा पार्टी जिसको तय करेगी, पार्टी तय करती। भारतीय जनता पार्टी में भी विधायक दल की बैठक होगी शाम को, सब लोग विधायक मिलकर तय करेंगे। हाँ, सब वरिष्ठ लोग हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, पार्टी के सारे लोग हैं, और विधायक दल की बैठक होगी, उसमें चर्चा होगी, उसके बाद तय होगा। मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की चाहते हैं और क्या, और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, जो गरीब कल्याण योजनाएं लाए हैं, उसको आगे बढ़ाने की काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो हाईकमांड जिसको चाहेगा वो बनेगा। हाँ? तो कल मैं यही कह रहा था, यही बता रहा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं विधायकों को ऐसी घुट्टी पिला रखी है, वो इतनी असरदार है कि कोई भी अलग लाइन पर नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ यही बोल रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा तो सवाल ये उठता है कि चेहरा नया होगा तो वो कितना ज्यादा मजा होगा, क्योंकि बात आ रही है कि कोई नया चेहरा भी हो सकता है। तो सीएम की रेस में जिनके नाम आगे चल रहे हैं, सबसे पहले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में क्यों आ सकते हैं? क्योंकि ये गैर विधायक को सीएम बनाने के संकेत भी हैं। बीजेपी अक्सर ऐसा कर देती है, बना देती है गैर विधायक को सीएम। क्यों? क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान इनका प्रदर्शन अच्छा रहा,
इसलिए भी इनको मौका दिया जा सकता है। 2020 में बीजेपी की सरकार बनाने में इनकी अहम भूमिका थी, आपको याद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों में इनकी गिनती होती है, इसलिए भी संभावनाएं तेज हैं कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। टिकट बंटवारे में सिंधिया की अहम भूमिका थी। सिंधिया के साथ आए कई विधायकों को टिकट दिया गया। जब ये बीजेपी में शामिल हुए थे तभी से ये खेल चल रहा है। ज्यादातर विधायकों ने जीत हासिल की है जो सिंधिया के साथ आए थे, तो ये एक संभावना भी हो सकती है। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। वो भी मध्य प्रदेश की राजनीति को खूब समझते हैं। सिंधिया भी एक ऑप्शन है ना, भले ये कह चुके हैं कि मैं उस रेस में नहीं हूं, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी का भरोसा तो नहीं कर सकते ना ब्रजेश राजपूत। बिल्कुल विवेक, ये दरअसल तो हर कंटेंडर यही कह रहा है, प्रहलाद पटेल से लेके शिवराज सिंह, बीडी शर्मा और सिंधिया की मैं रेस में नहीं हूँ, मगर जो रेस में नहीं होता वही रेस में होता है। ये हम पॉलिटिक्स समझने वाले जानते हैं। और सिंधिया एक अच्छा नाम है, फ्रेश चेहरा है, एनर्जी है उनमें। जैसे कि नीरज बताए थे कि पार्टी को आगे के कई सालों तक ले जाना है, तो उस दौड़ में सिंधिया बेहतर साबित होंगे। उनके पास एनर्जी है, अनुभव है और वो सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी को चाहिए। उनका एक और है और इस चुनाव में उन्होंने अपने आप को एक बार फिर साबित किया है कि ग्वालियर चंबल में जिस तरीके से पिछली बार कांग्रेस ने उनके अगुवाई में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, तो इस बार बीजेपी ने उसी ग्वालियर चंबल में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। उनके साथ वो ऐसी कड़ी हैं जो अपने साथ कई लोगों को साथ लेके चलते हैं। उनके साथ एक साथ इतने सारे लोग कांग्रेस छोड़ के आए थे, ये भी मध्य प्रदेश में अजूबा है। तो निश्चित ही सिंधिया एक बहुत बड़ा नाम है, मगर कुछ और नाम है जिनको रूल आउट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो अभी बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़े कंटेंडर हैं, क्योंकि जो आरएसएस है वो उनको नाम को सपोर्ट कर रही है आखिर तक कि एक बार इनको 6 महीने के लिए मौका क्यों ना दिया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है। तो आरएसएस की पूरी बैकिंग शिवराज सिंह चौहान के नाम पर है, मगर पार्टी कुछ नया सोच रही है, तो कुछ नए चेहरों को सामने लाएगी, जिसमें एक चेहरा प्रहलाद पटेल का भी हो सकता है। जी विवेक, तो ये संभावनाएं जताई जा रही हैं और क्या होगा ये तय करेंगे पर्यवेक्षक। अब मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक बनाया गया है मनोहर लाल खट्टर को। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके मायने क्या हो सकते हैं। आखिर मध्य प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर को पर्यवेक्षक क्यों बनाया गया है, क्या कारण है, क्या खासियत है इनकी, ऐसा क्या टैलेंट है इनमें, व्यवस्था कौशल में इनको महारत हासिल है। मनोहर लाल खट्टर साहब को रूठों को मनाने में भी ये माहिर माने जाते हैं। मनोहर लाल खट्टर संघ से पुराना इनका नाता रहा है, ये भी एक अहम कैरेक्टर, एक अहम बात हो सकती है। संघ के सभी बड़े चेहरों से इनकी अच्छी पहुंच है मनोहर लाल खट्टर की, तब ये वहां पर मामला बना सकते हैं। संघ और सरकार के बीच की कड़ी ये बनते रहे हैं। मोदी और अमित शाह के सबसे भरोसेमंद सिपाही माने जाते हैं मनोहर लाल खट्टर, इसलिए भी इनको पर्यवेक्षक बनाया गया है, भरोसा जताया गया है। 2002 में जम्मू और कश्मीर चुनाव के प्रभारी रहे थे मनोहर लाल खट्टर। 20 साल का टारगेट सेट करने का काम बीजेपी के लिए यही करेंगे, इसलिए भरोसा जताया है केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षक बनाकर मध्य प्रदेश का। शिवराज पहले से ही 18 साल के सीएम रह चुके हैं, 18 साल सीएम रह चुके हैं, इसीलिए कयास लगाया जा रहा है कि सीएम कोई नया फेस हो सकता है। तो संघ के कॉन्फिडेंस को में लेकर अब ये नाम चुनने में मदद करेंगे। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, ये सारे कारण हैं, इसमें सबसे अहम फैक्टर जो मैं जब ये खबर आई थी तब भी मैं खबर पढ़ रहा था तो यही पूछ रहा था कि संघ को कॉन्फिडेंस में लेना भी जरूरी होगा, तो उसके लिए भी अहम कड़ी साबित होंगे मनोहर लाल खट्टर। देखिए, मनोहर लाल खट्टर के हिसाब से अगर बात की जाए तो विवेक आपको ये भी गौर करना होगा कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और उन वक्त पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जब ये सवाल उठा था कि आखिर वो कंटिन्यू क्यों करें, लेकिन तब भी यही जो तर्क सामने आया था कि उनके ऊपर जो है बीजेपी आलाकमान को भी भरोसा है और वो संघ के भी भरोसेमंद है। और यहाँ पर जब शिवराज सिंह चौहान का भी ब्रजेश जी ने भी जो जिक्र किया कि शिवराज के ऊपर भी जो है संघ का भरोसा है, लेकिन यहाँ पर चर्चा किस बात को हो रही है और शिवराज कहाँ पर जो है पीछे छूट रहे हैं, वो वजह है कि 18 साल तक वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लगातार चर्चा ये हो रही है कि मध्य प्रदेश में एक नई लीडरशिप को डेवलप करना चाहिए। और इसी वजह से एबीपी न्यूज ने एक वो खबर भी अपने दर्शकों को बताई थी कि चर्चा ये भी चल रही है कि सब कुछ नया हो। और सब कुछ नया होने का क्या मतलब है, ना सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा, उसके अलावा जो कैबिनेट के भी मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा नए मंत्रियों को जगह दी जाए। तो इसी वजह से मनोहर लाल खट्टर हो, राजनाथ सिंह हो या अर्जुन मुंडा हो, इन लोगों की जिम्मेदारी अहम हो जाती है कि विधायकों के बीच में पहुंच करके ये संदेश साफ कर दिया जाए कि बीजेपी आला कमान की सोच क्या है, क्योंकि
इन चुनावों में तो जीत हासिल हो गई, लेकिन अगर आपको भविष्य में देखना है तो आपको नए चेहरों के ऊपर भी दांव लगाना पड़ सकता है। जी, तो ये भी काफी अहम है कि नए चेहरे के ऊपर दांव लगाना पड़ सकता है आगे भविष्य को देखते हुए। अब ये बात मध्य प्रदेश की हो गई, बगल वाले राज्य छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। आपको छत्तीसगढ़ के विधायक किसके नाम पर मुहर लगा रहे हैं, इसका एक छोटा सा आकलन हम आपके सामने पेश कर देते हैं। उनके विधायकों को भी सुनिए जरा। डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और उनका सानिध्य हम सब लोगों के साथ हमेशा रहा है और हम उनसे कट सी मुलाकात करते रहते हैं। तो मैं आज यहीं पे थी तो मैंने उनसे आज कट मुलाकात। मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कौन होना चाहिए? देखिए, ये उच्च नेतृत्व तय करता है और हम सब उसका इंतजार करते हैं। मैं पार्टी का सिपाही हूँ और मेरी राजनीतिक यात्रा 30 साल की हो गई है और 30 वर्षों में पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। 2 बार विधायक, 4 बार सांसद, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व और मोदी जी के प्रथम शासन के कार्यकाल में MOS, और पार्टी का हर आदेश का पालन करते आया हूं। आगे भी जो आदेश होगा पालन। तो विधायकों की बात आपने सुन ली, लेकिन रेणुका सिंह को छत्तीसगढ़ का पर्यवेक्षक क्यों बनाया गया है? रेणुका सिंह का नाम जो है वो क्यों आगे चल रहा है छत्तीसगढ़ के CM के लिए, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। वही जो हमने समझाया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय में कि जो नया चेहरा होगा उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। आदिवासियों ने बीजेपी को बड़ी संख्या में वोट दिया है, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। 24 से पहले देश के करीब 10% आदिवासी वोटर को संदेश जाएगा कि आदिवासियों के लिए अच्छा सोचती है बीजेपी, तो अब आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी CM से आदिवासी बहुल राज्यों में फायदा पहुंचाने की भी ये अगर चेहरा होता है तो कोशिश होगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की महिला मोर्चा की महामंत्री रही हैं रेणुका सिंह, इसलिए भी इनका नाम CM की रेस में आगे चल रहा है। इतने सारे कारण हमने आपको गिनाया। नीरज पांडे अब इसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करिए नीरज पांडे की क्या छत्तीसगढ़ के लिए ये सारे कारण को देखते हुए कोई आदिवासी मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 32% आदिवासी वोटर्स हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। 32% बहुत छोटा आंकड़ा नहीं होता है। तो निश्चित रूप में जिस राज्य में 32% एक खास वर्ग का वोट हो, वहाँ से क्यों नहीं लिया जा सकता। और राजनीति में वोटों का बहुत महत्व होता है। ऐसे में ये मैसेज होगा सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ से लगे हुए झारखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, इनफैक्ट गुजरात और महाराष्ट्र से लगे हुए जहाँ पे आदिवासी इलाके हैं उन सब के लिए। और ये जाता है आप तक तेलंगाना और आंध्रा के आदिवासी इलाकों तक। उड़ीसा का चुनाव भी आने वाला है अगले साल। उड़ीसा के में आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पहले ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार देकर आदिवासी समाज से ये मैसेज दिया कि आदिवासियों की सोच के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने पास इसका सोच रखती है। और अगर ये मुख्यमंत्री बनाते हैं वहाँ से, तो निश्चित रूप में ये एक और बड़ा मैसेज जाए। तो ये हो सकता है, ये संभव है। और ये केवल रेणुका सिंह इकलौता चेहरा नहीं है, बल्कि लता हुसैंडी और दूसरे भी कई चेहरे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। देखना ये होगा कि विधायक दल की बैठक में विधायक किसको चुनते हैं, सामने आता है, विधायक किसको चुनते हैं, किसके नाम पर फाइनल मुहर लगती है। इसलिए पर्यवेक्षक बनाया गया है अर्जुन मुंडा को। वो वहां पर जाएंगे और चीजें देखेंगे, तय करेंगे। और रेणुका सिंह का नाम मुख्यमंत्री के रेस में आगे चल रहा है, मैं आपको अंडरलाइन करा देता हूं। अब चलिए राजस्थान के विधायकों के मूड में क्या चल रहा है, उनका मूड क्या है। 24 घंटे से पहले हमने उसको आंका है, विधायकों ने क्या कहा राजस्थान के, वो आपको सुनाते हैं। वसुंधरा जी हमारी नेता हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर जो भी पार्टी संगठन तय करेगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। जो भी हो हमारे बीच का हो, हमारे बीच में रहे। और मोदी जी, अमित शाह जी, लड्डा जी पे हम बहुत विश्वास है, हमारा बीच का भेजेगा, हमारा साथ का भेजेगा। संगठन का आदेश सर्वोपरि है। संगठन ने टिकट दिया और संगठन के आदेश की पालना करेंगे। बाकी सूचना ही नहीं, आपस में कोई कंट्रोवर्सी राजस्थान बीजेपी में कहीं है नहीं। और सर्वसम्मति से राजस्थान का मुख्यमंत्री तय होगा। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, उसके होने के बाद सारा होगा। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। जिस दिन विधायक दल की बैठक होगी उस दिन मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में बाड़ाबंदी जैसी परंपरा कभी रही नहीं है, इसलिए मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। अभिषेक उपाध्याय, आपसे मेरा सीधा सवाल है, आपने ये सुना होगा कि विधायक क्या करें। आखिर क्या मजबूरियां हैं कि विधायक कोई कुछ बोलने को तैयार है ही नहीं, कोई एक नया चेहरा भी हो सकता है। इस पर आपका विश्लेषण राजस्थान के CM फेस पर।
देखिए, दो बड़ी अहम बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरह का बहुमत है और सबको ये पता है कि जो मैंडेट है, इस मैंडेट का आधार क्या है, इस मैंडेट के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है वो कितना बड़ा फैक्टर है, ये सबको पता है। तो इसलिए कोई ये भाव नहीं लाना चाहेगा, नहीं प्रकट करना चाहेगा कि किसी तरह की कोई गुटबाजी। नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया से जो मिलने गए विधायक, जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन हुआ है, उनके जो करीबी विधायक हैं उन्होंने 70 विधायकों के होने का दावा कर दिया। फिर जो बाड़ेबंदी की खबरें आ गई, एक रिजॉर्ट में 5 विधायक रुक गए, उसका भी जो विधायक थे उन्होंने एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर काफ़ी कुछ चीज़ें बताई कि वो सारे विधायक दुष्यंत सिंह के इलाके के थे। तो ये सब चीज़ आने के बाद ये अंडर द लाइन सबको क्लियर हो गया है कि लाइन यही रखनी है कि आला कमान ही तय करेगा। और राजस्थान इन 3 राज्यों में इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर हमको शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला दिखाई पड़ा, इसलिए लोग यहां पर और भी ज्यादा सतर्क हो गए हैं। विधायक अब और भी सतर्क हो गए हैं, और भी सतर्क हो गए हैं। और इन्हीं नामों में जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कौन हो सकता है मुख्यमंत्री, क्योंकि बीजेपी सरप्राइज कर सकती है और ऐसा कैरेक्टर बीजेपी का पहले भी रहा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर राजस्थान में कोई नया चेहरा आएगा तो वो कितना मजा हुआ है। अश्विनी वैष्णव का नाम चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या कारण है, ये क्या करेंगे? अश्विनी वैष्णव अपने काम से शीर्ष नेतृत्व को अपनी अच्छी छवि पेश कर चुके हैं, बना चुके हैं। आईएएस अधिकारी तो थे ही, प्रशासनिक अनुभव भी इनको है, रेल मंत्री रहे हैं, इनके पास रहा है अनुभव। अभी 2 बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी अश्विनी वैष्णव संभाल रहे हैं। साफ सुथरी छवि के नेताओं में इनकी गिनती होती है, इसलिए भी संभावना जताई जा रही है कि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व के करीबी नेता भी माने जाते रहे अश्विनी वैष्णव, और राजस्थान में कोई भी वर्ग नाराज नहीं होगा। जो जाति के समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है, अगर अश्विनी वैष्णव का नाम सामने आता है तो कोई भी वर्ग नाराज क्यों नहीं होगा? अंकित गुप्ता। देखिए, अश्विनी वैष्णव जो है, एक तो जो अभी आपने खूबियां बताई हैं, निश्चित तौर पर वो खुद राजस्थान से आते हैं और उनके पास में जो अनुभव है, अनुभव कहां पर जरूरी है? अनुभव इस वजह से जरूरी है, जब बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार के दौरान जो राजस्थान है वहां पर कर्जा काफी बढ़ चुका है और कोई भी नई सरकार आएगी, नया मुख्यमंत्री आएगा, उसके सामने चुनौती होगी और वो चुनौती, उस चुनौती पर अश्विनी वैष्णव पूरी तरह से खड़े उतर सकते हैं, क्योंकि जो राजस्थान है वहां की जो अर्थव्यवस्था है, राज्य के हिसाब से बात कर रहा हूं, वो इस वक्त जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। और इसी वजह से एक ऐसे आपको चेहरे की जरूरत है जो ना सिर्फ जो प्रशासन चला सके, शासन चला सके, बल्कि राज्य में जो अर्थव्यवस्था है उसको भी सुधार सके, और अश्विनी वैष्णव का अनुभव वहां पर सटीक बैठता है। तो ये सारे कारण हैं कि राज्य की स्थिति भी सुधरेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है अश्विनी वैष्णव के आने से। लेकिन ये सिर्फ संभावनाएं हैं, कल ये तय हो जाएगा। अब जैसे हम आपको तीनों राज्यों का विश्लेषण बता रहे हैं, एक बार फिर हम आपको लिए चलेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से नए चेहरे हो सकते हैं, इन पर भी दांव लगा सकती है बीजेपी, ये भी सीएम बन सकते हैं, संभावनाएं हैं। शिवराज के बाद ओबीसी का ये चेहरा है प्रहलाद पटेल, इनको चुनाव लड़ाया गया, इसलिए संभावना है, इनको भी चुनाव लड़ाया गया था। इंदौर 1 सीट से थे कैलाश विजयवर्गीय, ये मालवा निवाड़ का एक बहुत बड़ा चेहरा है, सीएम बन सकते हैं, संभावना है। और नरेंद्र तोमर मध्य प्रदेश की जीत में बड़ी भूमिका निभाई, केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो इसके लिए ये उम्मीद की जा रही है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये भी चेहरे हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ब्रजेश राजपूत के पास लिए चलते हैं कि क्या ये जो प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर और कैलाश विजयवर्गीय का नाम है, ये भी आगे तो चल ही रहा है, आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं? देखिए, संभावना तो वही है, नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं, जिसमें कुछ नाम बहुत प्रभावशाली तरीके से, मगर इन सारे नामों पे अंतिम मोहर केंद्र की लगनी है। फिलहाल तो सबको कयासबाजी है, सभी लोग उम्मीद से हैं, उनके समर्थक उम्मीद से हैं। प्रहलाद पटेल भोपाल आ गए हैं, आज दिन भर अपने कार्यकर्ताओं से घिरे रहे, उनके घर पर भी काफ़ी जमावड़ा है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में थे, भोपाल में थे, फिर दिल्ली गए हैं, मगर जितने सारे लोग हैं सबके मन में यही सवाल है, क्या उनका नेता। एक बहुत छोटा सा सवाल मेरे मन में है, बहुत छोटा रखिएगा, कि इतने बड़े बड़े नेताओं को चुनाव उतार दिया गया और वो जीत कर भी आए हैं, तो इनको भी संतुष्ट करना केंद्रीय नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा।
बिल्कुल, तभी यही सोचा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो इतना बड़े कद का, इतने बड़े अनुभव का होगा जो इन सब लोगों को साथ के लेके चल सके, क्योंकि ये सारे लोग उनके साथ हैं। यदि कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसके साथ में जो मुख्यमंत्री होंगे वो बहुत प्रभावशाली लोग होंगे, तो किसी बड़े व्यक्तित्व तो ये सारी संभावनाएं हो सकती है। काफी सार्थक चर्चा हुई और हमने सस्पेंस को टटोलने की कोशिश की। नीरज पांडे, अभिषेक उपाध्याय, ब्रजेश राजपूत और अंकित गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।